हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 48 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उनमें हमने सिर्फ या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करा है या फिर सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। अब आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी कैलकुलेट करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी कैलकुलेट करना है। एक ही क्वेश्चन में अब आपको दो एक्टिविटीज को जो है वो सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। आपको गिवन है मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैपिटल और बैंक लोन। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर 6,000। और आपको जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स बनेंगे आपके वर्किंग नोट्स में, सबसे पहले आप उन्हें जो है वो वर्किंग नोट्स में कंप्लीट करें और उसके बाद जो है वो आप अपना फाइनल आंसर जो है वो फेयर नोट्स जो है उन्हें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी गई है कि हमने एसेट को जो है वो सेल किया है, और साथ ही में आपको पर्टिकुलर्स में एसेट के बैलेंसेस गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस भी जो है वो आपको गिवन है। मैंने आपको पार्ट 30 में जो है वो समझाया था कि आपको क्वेश्चन में चेक करना होता है कि आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का जो है वो कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है। हमने पार्ट 30 और 31 में टोटल 2 ट्रीटमेंट्स जो हैं वो समझे हैं डेप्रिसिएशन के। सेकंड ट्रीटमेंट हमने समझा था जब हम एसेट को एट कॉस्ट मेंटेन करते हैं, एसेट के अकाउंट को, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस अगर गिवन हैं तो आपको हमेशा ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है, जो मैंने पार्ट 31 में समझाया है, हमें उसे जो है वो यहाँ पर यूज करना है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 31 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं हमारे एसेट्स के अकाउंट। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारी मशीनरी का अकाउंट। हमारे वर्किंग नोट्स में हमने इसे नंबर दे दिया है 1। मशीनरी हमारा एक तरह का एसेट होता है, तो ये स्टार्ट होगा डेबिट साइड से। हमने लिख दिया यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको मशीनरी का क्वेश्चन में गिवन है 40,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनेगा यहाँ पर। चलिए उसे भी स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं बाय वाली साइड से, क्योंकि ये एक तरह की प्रोविजन होती है और हमारी जितनी भी प्रोविजंस होती हैं उन सबका जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो है गिवन हमें 10,000। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया गया है 12,000। उसके बाद देखिए, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेट करने के लिए भी एक वर्किंग नोट होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, वो है कॉस्ट ऑफ एसेट, जिसे हमने बेचना है। उसमें से फिर हम माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, वो डेप्रिसिएशन जो हमने बेचने वाले पार्ट के ऊपर लगाई है। फिर उसके बाद हमारे पास कैलकुलेट होती है रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर हम इसे कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू के साथ, और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर
अ मशीन कॉस्टिंग 10,000 की एक मशीन की कॉस्ट है जिसे हमने सेल करा है। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000, हमने उसे 2,000 के लॉस के ऊपर जो है वो सेल किया है। ठीक है, अब हमें कॉस्ट दी गई है। कॉस्ट में से हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, गिवन होना ज़रूरी है, ताकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू से ही हम जो है वो अब यहाँ पर सेल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू में से हम लॉस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर सेल वैल्यू आ जाएगी। पर रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो चाहिए हमारे क्वेश्चन में, तो अब हमें जो है वो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। अब देखिए, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और आइटम गिवन है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर 6,000। ये जो आपको डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको पूरे साल की डेप्रीसिएशन दी गई है मशीनरी के ऊपर। ठीक है, ये जो डेप्रीसिएशन है चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये पूरी मशीनरी की डेप्रीसिएशन है 6,000, जो हमने पूरा साल जो है वो चार्ज करी है। तो जो हमारी फुल ईयर की डेप्रीसिएशन होती है वो हम जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से। ठीक है, इसे हम लिखते हैं डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 6,000। ठीक है, अब अकाउंट में एक आइटम और आती है जिसे हम लिखते हैं, जो हमने एसेट सेल किया होता है। जैसे हमने यहाँ पर मशीन को सेल किया है तो हम यहाँ लिख देंगे टू मशीन। ठीक है, जो एसेट हम बेचते हैं उसका नेम जो है वो यहाँ पर आता है। अब यही चार चीजें जो है वो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट में जो है वो हम लिखते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ टोटल करूँ क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 16,000। ठीक है, और इस साइड जो है वो 4,000 का डिफरेंस बच रहा है। 4,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 16,000। ठीक है, तो जो ये 4,000 का डिफरेंस बचा, इसे मैंने डाल दिया टू मशीन में बैलेंसिंग फिगर। ब्रैकेट में आप लिख दे डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट। इट मीन्स अब इस अकाउंट से हमने कैलकुलेट करा है डेप्रीसिएशन जो बेचने वाले पार्ट के ऊपर लगी है, वो हमने इस अकाउंट से जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। बाकी हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें ये बेचने वाले पार्ट की डेप्रीसिएशन गिवन होती है, तो हम उसमें से जो है वो डेप्रीसिएशन जो पूरे साल की चार्ज करते हैं उसे हम बैलेंसिंग फिगर से जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन थी और हमने जो है वो बेचने वाले पार्ट के ऊपर जितनी डेप्रीसिएशन लगी है उसे हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है एज बैलेंसिंग फिगर। तो अब जो ये बेचने वाले पार्ट की डेप्रीसिएशन है उसे हम यहाँ लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में। ठीक है, इस 10,000 में से मैं अगर 4,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगी रिटर्न डाउन वैल्यू 6,000 की। अब रिटर्न डाउन वैल्यू हमें पता चल गई और हमें लॉस भी पता है कितना हुआ है, तो हम यहाँ से सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगी 4,000। इट मीन्स जब मैं 6,000 की आइटम को 2,000 लॉस के ऊपर बेचूंगी तब वो जाकर वो आइटम जो है वो 4,000 की बिकेगी। 6,000 की आइटम को मैंने 4,000 पर बेच दिया जिससे मेरे को 2,000 का जो है वो लॉस हो गया। और यहाँ से हमारा जो है ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए यहाँ से हम मशीन के अकाउंट में जो है वो सारी आइटम्स को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं बाय बैंक सेल वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 4,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, उसे हमने कैलकुलेट किया 2,000। एक और आइटम जो है वो हम हमारे अकाउंट में मेंशन करते हैं, जो हमारी ये डेप्रीसिएशन होती है बेचने वाले पार्ट की, वो हम लिखते हैं यहाँ पर बाय
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वो आई है हमारे पास 4000 और हमने जो है ये सारी आइटम्स जो है वो अपने अकाउंट में फिल कर ली है। चलिए अब हम जो है वो इस अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 60,000, ठीक है, और डेबिट साइड पर जो है वो टोटल बच रहा है 20,000। अब बात आती है कि हमने इस डिफरेंस को जो है वो किस नेम से डालना है। डेबिट साइड पर टोटल 3 चीज़ें ही आती हैं, एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। लॉस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इट मीन्स अब हम इस साइड पर प्रॉफिट नहीं डालेंगे, तो एक ही आइटम बचती है, वो है हमारी टू बैंक परचेज, वो आपको डाल देना है बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 की मशीन खरीदी भी है और 4,000 की मशीन जो है वो बेची भी है 2,000 लॉस के ऊपर, ठीक है। अब अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि मैंने ये दोनों अकाउंट्स या ये वर्किंग नोट जो मैंने बनाया है जिससे सेल वैल्यू कैलकुलेट की है, अभी भी आपको अगर इसमें डाउट है तो आप पार्ट 30 और पार्ट 31 ज़रूर देखें, आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने इन दोनों पार्ट्स में 30 में भी और 31 में विद एग्जांपल जो है वो डेप्रीसिएशन के पॉइंट को एक्सप्लेन किया है और मैंने समझाया है कि हम इन दोनों अकाउंट्स को भी किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। बस आप हमेशा याद रखें कि अकाउंट्स में जो है वो फिक्स्ड आइटम्स ही हमेशा आती हैं, कुछ गिवन होगी, कुछ आपको जो है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट करके अपने अकाउंट्स को जो है वो कंप्लीट करना होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का, क्योंकि इसमें हमें ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन गिवन थी, तो हमने बेचने वाले पार्ट की जो डेप्रीसिएशन होती है हमने उसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने से हम जो है वो अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाए। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप अपने वर्किंग नोट्स स्पेशली एसेट्स के प्रिपेयर करें, क्योंकि डेप्रीसिएशन का पॉइंट आपको आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, या आपको ट्रीटमेंट नंबर 1 ज़रूर आएगा या ट्रीटमेंट नंबर 2 ज़रूर आएगा, दोनों में से एक ट्रीटमेंट पक्का है, आपको आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक बारी समझा देती हूँ कि यहाँ अकाउंट से हम कौन सी आइटम को कहाँ पर डालते हैं। जो ये टू बैंक परचेज है हम इसे डालेंगे परचेज ऑफ मशीन में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव अमाउंट के साथ, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने से हम पेमेंट करते हैं, तो इट मीन्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होगा माइनस, ठीक है। बाय बैंक सेल करने से हम पैसा रिसीव करते हैं, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होगा प्लस, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमेशा अकाउंट्स में से वही चीज़ें आएंगी जिनको हमने टू बैंक या बाय बैंक के नेम से जो है वो डाला है, क्योंकि सिर्फ टू बैंक और बाय बैंक से ही जो है वो फ्लो हो रहा है, या इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है। उसके बाद जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल है, इसे हम डालते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, हम इसे प्लस करेंगे क्योंकि लॉस ऑन सेल है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। और उसके बाद जो ये डेप्रीसिएशन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है, इसे भी हम डालते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और हम इसे जो है वो प्लस करते हैं क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। चलिए अब हम बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट हमारे कैपिटल का। इसे जो है वो मैंने नंबर दे दिया है 2। कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट जो है वो हम हमेशा शो करते हैं हमारी लायबिलिटी साइड के ऊपर, तो इट मीन्स कैपिटल का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसे क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैपिटल का 30,000 और आपको क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन गिवन है 35,000। अब आपको चेक करना है कि आपका जो बैलेंस है वो किस साइड के ऊपर जो है वो बच रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो गिवन नहीं है। तो अब हमने देखा कि जो हमारी कैपिटल है वहाँ डेबिट साइड पर जो है वो क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 5,000 का,
ठीक है। तो अब हम इसका जो अकाउंट है उसे किस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ जो ये 5000 है, हम इसे किस नेम से जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये जो कैपिटल है ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो है वो एक पार्ट है। ठीक है, जो कैपिटल है वो हमेशा हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट बनेगी। ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। और मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है लास्ट पार्ट्स में कि हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अकाउंट में 4 चीज़ें ही आती हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 बैलेंसेस प्लस 2 बैंक और बाय बैंक। अब यहाँ डिफरेंस बच रहा है बाय वाली साइड पर, तो हम यहाँ पर डाल देंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में आपको लिख देना है रेजिंग ऑफ कैपिटल। ठीक है, इट मीन्स हमने नई कैपिटल जो है वो रेज करी है 5000 की। ठीक है, इनकी जर्नल एंट्रीज भी मैं आपको ऑलरेडी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं मैं आपको ऑलरेडी उनमें समझा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। पार्ट 45 और पार्ट 46 में मैंने जो है वो अकाउंट्स समझाए हैं कि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अकाउंट्स जो हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो आप वहाँ से जो है वो इन्हें चेक कर सकते हैं। चलिए, अब जो हमने ये लिखा है बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे तब हम इसे लिखेंगे रेजिंग ऑफ कैपिटल पॉजिटिव अमाउंट के साथ, क्योंकि हमने कैपिटल जो है उसको रेज करा है। जब भी हम रेज करते हैं अपनी कैपिटल तो हम इन रिटर्न कुछ ना कुछ जो है वो रिसीव ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव अमाउंट से लिख देंगे रेजिंग ऑफ कैपिटल। उसके बाद चलते हैं लास्ट अकाउंट की तरफ, इसे हम दे देते हैं नंबर 3 बैंक लोन का अकाउंट। बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया है, इट मीन्स हमारी ये एक तरह की लाइबिलिटी है, तो इट मीन्स इसका भी जो है वो एक क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इट मीन्स जो है ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000 और आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इसका दिया गया है। क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, नील है। और आपको क्वेश्चन में और कोई भी एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं है बैंक लोन से रिलेटेड, तो अब आपको जो है वो अपने इस अकाउंट को कंप्लीट करना है। अब देखिए डिफरेंस किस साइड पर बच रहा है, डेबिट साइड पर डिफरेंस, और हमारा बच रहा है 10,000 का। 2 वाली साइड डिफरेंस बच रहा है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर डालेंगे 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर और आप ब्रैकेट में लिख दें रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन, इट मीन्स कि हमने 10,000 की जो है वो रीपेमेंट कर दी है। ये बिल्कुल सेम ही अकाउंट है बैंक लोन या लॉन्ग टर्म लोन जो मैंने आपको पार्ट 45 में समझाया था, लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट। बिल्कुल ये अकाउंट वही सेम है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अकाउंट्स जिस तरह से बनते हैं, आपको बैलेंसेस लिखने हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसके बाद 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और जिस तरह डिफरेंस बच रहा है 2 बैंक या बाय बैंक। 2 बैंक लिख दिया हमने रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर डिफरेंस बचता बाय वाली साइड पर तो हमने लिखना था बाय बैंक रेजिंग ऑफ लोन। हमने नया लोन जो है वो रेज किया है। अब जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तब हम लिख देंगे वहां पर रीपेमेंट ऑफ लोन नेगेटिव अमाउंट के साथ, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने से हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का जो है वो आउटफ्लो होगा हमारे बिजनेस में से। तो चलिए, अब हमने हमारे अकाउंट सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हमें अकाउंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन पता चली है उसे हम हमारे फॉर्मेट में फेयर नोट्स में जो है वो हम उन्हें फिल करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। अब देखिए, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो 2 अकाउंट्स बनाए हैं, मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। तो अब हमने एसेट के अकाउंट में जहां भी 2 बैंक या बाय बैंक लिखा है, ठीक है, आपको उन्हें जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। सबसे पहले देखिए हमने लिखा है
अकाउंट में परचेज ऑफ मशीन, हम परचेज कर रहे हैं मशीन को, अमाउंट है 20,000 की, अमाउंट है ये 20,000 जो है, इसे हमने जो है वो लिखना है। अब हम परचेज कर रहे हैं तो इट मीन्स परचेज करने से जो है वो आउटफ्लो होता है पेमेंट करने पर, तो हमने इसे लिख दिया नेगेटिव में। इसके साथ ही हमने मशीन के अकाउंट में लिखा हुआ है सेल ऑफ मशीन, ठीक है। सेल ऑफ मशीन हमने करी है 4,000 की, ठीक है। हमने इसे लिख दिया पॉजिटिव अमाउंट में, क्योंकि सेल करने से जो है वो हम पैसा रिसीव करते हैं। सेल ऑफ मशीन 4,000 पॉजिटिव में। यही दो अमाउंट्स हैं जो हमें एसेट से रिलेटेड हमने फाइंड आउट करी हैं। यहाँ आप लिख दें साथ में वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ भी लिख दें वर्किंग नोट नंबर 1। सो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4,000 माइनस 20,000, ये आ जाएगा आपका 16,000 नेगेटिव का, 16,000 नेगेटिव का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब हमारा यहाँ पर एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। अब चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो है पार्ट बी, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। अब क्वेश्चन में देखिए आपको कैपिटल गिवन था एक, ठीक है। कैपिटल के अकाउंट से हमें पता चला हमने नई कैपिटल रेज करी है, रेजिंग ऑफ कैपिटल। जब भी नई कैपिटल रेज होती है तो हम इसे लिखते हैं पॉजिटिव अमाउंट के साथ 5,000 पॉजिटिव का। उसके बाद यहाँ आप लिख दें वर्किंग नोट नंबर 2, और साथ ही में हमने बनाया बैंक लोन का अकाउंट, और बैंक लोन से हमें पता चला रीपेमेंट या फिर रिडेम्पशन ऑफ बैंक लोन, ये हमें पता चला वर्किंग नोट नंबर 3 से। और हमने यहाँ पर अमाउंट लिख दी 10,000 नेगेटिव में, क्योंकि हम रीपेमेंट कर रहे हैं। यही दो आइटम्स हैं जो हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो अब इन दोनों का प्लस माइनस कर दीजिए, 5,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा 5,000 नेगेटिव का। तो आपको यहाँ पर लिखना है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में आया है। और यहाँ पर जो है वो हमने हमारे दोनों पॉइंट्स जो हमें हमारे क्वेश्चंस में पूछे गए थे, हमने उन्हें सॉल्व कर लिया है। आई होप लर्नर्स आपको अब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम एक ही क्वेश्चन में दोनों एक्टिविटीज को किस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते, हमें क्वेश्चन में कैपिटल और बैंक लोन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो अगर आप चाहते तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे पहले कैपिटल की वैल्यू थी 30,000, अब हो गई है 35,000। पहले थी 30,000, अब हो गई है 35,000। इट मीन्स जो हमारी कैपिटल है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हुई है 5,000 से, ठीक है। इंक्रीज हुई है, इट मीन्स हमने नई कैपिटल जो है वो रेज करी है, ठीक है। तो आप सीधा भी लिख सकते थे यहाँ पर रेजिंग ऑफ कैपिटल, रेजिंग ऑफ कैपिटल 5,000। आप इस तरह से अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, तो भी आपकी रेजिंग ऑफ कैपिटल आएगी 5,000। अगर आप इसे ओरली भी कर लेते तो भी जो था वो ओके था, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद बैंक लोन आपको दिया गया है, ओपनिंग है 10,000, अब बैंक लोन की अमाउंट नहीं है। इट मीन्स कि हमने अपना जो लोन है वो रीपे कर दिया है, जिसकी वजह से अब लोन की अमाउंट निल है। 10,000 था ओपनिंग में, एंड आते आते हमने अपना जो लोन है वो रीपे कर दिया है। इट मीन्स हमारा जो लोन है वो डिक्रीज हो गया है, क्योंकि हमने लोन को रीपे कर दिया है। रीपे, इन दोनों का डिफरेंस होगा 10,000 माइनस 0 इक्वल टू 10,000। हमने पूरा 10,000 का जो लोन है वो रीपे कर दिया है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा जो लाइबिलिटी है वो 10,000 से
हमने 10,000 का लोन जो है वो रीपे कर दिया है। रीपे कर दिया है तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000। आप इस तरह से ओरल भी जो है वो कर सकते थे। ठीक है, आपको बस क्लियर होना जरूरी है क्वेश्चन में कि कौन सी एक्टिविटी को हमने किस एक्टिविटी में जो है वो इंक्लूड करना है। जैसे मशीनरी है और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इन दोनों को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कैपिटल है या बैंक लोन है, इन दोनों को हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि किस आइटम को हम कहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तो आप स्टार्टिंग की वीडियोस जो हैं जिनमें मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दी है इस चैप्टर की, फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं या फर्स्ट 3 पार्ट्स, आप उन्हें जरूर देखें। और आप जो एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप उन्हें भी एक बार जरूर सॉल्व करें। उनके भी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पार्ट 11 से जो है वो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करवाए हैं, उनसे भी आपको काफी पॉइंट्स जो है वो क्लियर होंगे कि किस आइटम को हम कहाँ पर इंक्लूड करते हैं। मैंने विद एग्जांपल्स जो है वो सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो चलिए लर्नर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।